हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रुपिंदर कौर और आज हम पढ़ेंगे सेक्टर्स इन इंडियन इकोनॉमी के बारे में। सेक्टर्स पहली बार आप नहीं सुन रहे हो, राइट? इससे पहले भी आपने क्लासेस में 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होते हैं हमारे पास प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। 3 मेन सेक्टर्स हैं। इसके बाद भी आते हैं हमारे पास क्वाटरनरी, क्वीनरी, बट अभी हम सिर्फ इनके बारे में पढ़ेंगे और ज़्यादा एम्फेसिस आज होगा टर्शियरी सेक्टर पे। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर मेनली वो सेक्टर है जहाँ पे जो मेन एक्टिविटीज़ होती हैं दे आर रिलेटेड टू द नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं मेनली, वैसे तो एग्रीकल्चर को ही हम प्राइमरी सेक्टर का मेन जो पोर्शन मानते हैं, पार्ट मानते हैं। अगर हम माइनिंग की बात करें, माइनिंग भी प्राइमरी एक्टिविटी, प्राइमरी सेक्टर में आता है। क्यों? बिकॉज जो भी यहाँ से प्रोडक्ट निकलते हैं वो हम डायरेक्टली कंज्यूम या यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोल को माइन कर रहे हैं तो कोल एक आ गया, इतना बड़ा हमारे पास ब्लॉक आ गया कोल का, उसका क्या करें? ठीक है, पहले तो उसको इम्प्योरिटीज़ से रिलीव करना पड़ेगा। अगर हमारे पास आयरन चंक भी आ गया, आयरन चंक आ गया तो उसको पहले हम इम्प्योरिटीज़ से निकालेंगे, उसमें जो बाकी मेटल्स है वो निकालेंगे, उसको एक फॉर्म देंगे। सपोज़ हमें एक आयरन का कुछ, हमें सपोज़ हैमर चाहिए तो हम उसको हैमर की फॉर्म में, शेप में डालेंगे, तब यूज़ होगा। तो प्राइमरी सेक्टर जिनके हम प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। कॉटन इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ दिस। ठीक है, फिर आ जाता है सेकेंडरी, जहाँ पे जो प्राइमरी सेक्टर के जो हमारे प्रोडक्ट्स हमें मिले हैं, रिजल्ट्स मिले हैं, उनको यूज़ करके जो हम यूजेबल आइटम्स बनाते हैं। अगर हम कॉटन की बात करें, यहाँ से कॉटन हमें मिला, एग्रीकल्चर से मिला, फिर उसके बाद हम कॉटन को हैंडलूम्स में भेजते हैं या पावर लूम्स में भेजते हैं, कॉटन इंडस्ट्री में भेजते हैं, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो वहाँ से हम पहनने के लिए क्लोथ्स यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर जब वही क्लोथ्स डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स में जाता है, उनकी एडवर्टीजमेंट करना, ट्रांसपोर्ट करना उनको, वो टर्शियरी सेक्टर हो गया, मतलब सर्विसेज वाला सेक्टर, राइट? सो ये मेन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ये आ गया हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, ये आ गया हमारा सर्विसेज से रिलेटेड, और हेल्थ, एजुकेशन वगैरह सब मिला के वो भी टर्शियरी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम जीडीपी की बात करें, जीडीपी, मैं एक अच्छा एग्जाम्पल लेती हूँ ये समझाने के लिए कि अगर आपका क्वेश्चन है कि सपोज, अगर मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, अगर कॉटन है सपोज, तो एक कॉटन, हमें ऐसे पूरी कॉटन बॉल मिली, ठीक है, उसको हमने एक शर्ट में ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद उसको हमने ट्रांसपोर्ट कर दिया, सपोज किसी और कंट्री में भी भेज दिया। तो ये तीनों चीज़ें हैं, यहाँ पे सपोज ये 5 रुपीज़ की होगी, यहाँ पे ये 500 रुपीज़ की होगी, और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह मिला के, सब मिला के सपोज ये 800 रुपीज़ की हो गई या 1000 की हो गई। ठीक है, तो हम जीडीपी में, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है, द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ कंट्री, तो ये भी प्रोड्यूस हो रहा है, ये भी प्रोड्यूस हो रहा है, ये भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या हम इस सबको ऐड करके करेंगे जीडीपी कैलकुलेट? जी नहीं, हम सिर्फ ये जो फाइनल प्रोडक्ट सब कुछ मिला के, टैक्सेस एंड एवरीथिंग मिला के जो भी है, जो हमारे पास वैल्यू आती है, हम सिर्फ उसी को इंक्लूड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये 500 भी इसमें इंक्लूडेड है, ये 5 भी इसमें इंक्लूडेड है। समझ में आई बात? ठीक है, तो जीडीपी इंक्लूड्स ओनली फाइनल गुड्स वैल्यू, राइट? नेक्स्ट, फिर हम बात करेंगे टर्शियरी सेक्टर के बारे में, थोड़ा डिटेल में देखते हैं ये क्या है। ठीक है, तो इंडिया में जो हमारा ट्रेंड चला है सिंस इंडिपेंडेंस, अगर हम देखें, सबसे पहले इंडिया वाज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। ठीक है, तो मेनली जो 90% ऑफ द लोग थे एग्रीकल्चर में ज़्यादा इन्वॉल्व थे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होना चाहिए? उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए, सेकेंडरी सेक्टर होना चाहिए, फिर उसके बाद हमारी जो है सर्विसेज होनी चाहिए, राइट? बट इंडिया में क्या हुआ कि जो सेक्टर्स है हमारी, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमारा सर्विसेज सेक्टर पे रहा है शुरू से ही। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा फ्लरिश नहीं हुई जितनी बाकी कंट्रीज़ में अकॉर्डिंग टू स्टेजेस हुई है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पीछे रह गई है हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, राइट? तो इसका रीज़न क्या है, क्यों इतनी ग्रोथ हुई? इसका रीज़न ये है, सबसे पहले तो जो हमारे 5 ईयर प्लान्स थे वो ऐसे थे।
ठीक है। हाँ, जो बीच में एक महालनोबिस प्लान आया था, ठीक है, 5 ईयर प्लान, वो इंडस्ट्रीज पे फोकस कर रहा था, बट बाकी सारे जो 5 ईयर प्लान्स थे मैक्सिमम वो एग्रीकल्चर और सर्विसेज पे फोकस कर रहे थे। ठीक है, तो मेन रीजंस, अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाई डिड टर्शियरी सेक्टर ग्रो एट अ हाई स्पीड, why did tertiary sector grow at a higher speed than manufacturing industry in India, तो आप ये रीजंस देंगे। क्या रीजंस हैं? सबसे पहले तो बेसिक फैसिलिटीज़ जो इंडियंस के पास नहीं थी, उन पे फोकस किया गया। हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, उस पर फोकस किया गया। पहले तो वो प्रोवाइड करो, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, डिमांड इतनी ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट, डेवलपमेंट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर अफेक्ट्स द टर्शियरी सेक्टर डायरेक्टली। हमारी अब एग्रीकल्चर में इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो रही थी, ठीक है, ऊपर से हमारी इंडस्ट्रीज भी थोड़ी सी तो ग्रो कर ही रही थी, तो जब ये दोनों ग्रो हो रही थी, अब इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए या इनके बीच में तालमेल करने के लिए कम्युनिकेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब मिला के सर्विस सेक्टर की ज़रूरत पड़ी, ठीक है, इनको और फैसिलिटेट करने के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन इनकम। अब भाई इनकम इंक्रीज होगी तो क्या होगा? हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज होगी। वी विल डिमांड बेटर एजुकेशन, वी विल डिमांड बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। सो इनकम इंक्रीज हो गया तो सर्विसेज भी ज़्यादा इंक्रीज करनी पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट आ गया ग्रोथ इन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। एंड डेफिनेटली अगर ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये भी एक तरह की सर्विस है, ठीक है, ये भी ग्रो हुई तो क्या हुआ? हमारे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सबकी यूसेज ज़्यादा हुई। ठीक है, तो उस वजह से भी जो ज़्यादा डिमांड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की आई तो हमारा आईटी सेक्टर भी इंक्रीज हुआ। उस वजह से क्या हुआ? हमारा टर्शियरी सेक्टर ऑल टुगेदर इंक्रीज हुआ, ग्रो हुआ। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं कि अगर हम जीडीपी में शेयर देखें सर्विसेज सेक्टर का, जीडीपी में शेयर कितना है? जीडीपी में शेयर है मोर देन 50%, राइट। अगर हम इसी सिनेरियो में अगर देखते हैं कि अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करें, maximum people, for about 60% of the people of the population in India is engaged in primary sector, but GDP में कितना इसका है contribution? कितना है? around 17 to 18% तक। ठीक है, सिर्फ इतना ही है। और अगर सर्विसेज का देखा जाए बहुत कम लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, 50% है GDP। ठीक है ना, तो वो भी देखते हैं हम। एम्प्लॉयमेंट, वही जो मैंने आपको अभी पॉइंट बताया, ये वो सेम पॉइंट है। फिर इसका रीज़न भी है कि ये जो इतनी सारी पॉपुलेशन है, 60% के आसपास की जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, लेकिन जीडीपी में इतना कम है, तो उसके ड्रॉबैक्स क्या होंगे? और इसका रीज़न क्या है? मेनली अगर कोई फील्ड है वहाँ पे सिर्फ 2 लोग ज़रूरी है ना, तो वहाँ पे 10 लोग काम कर रहे हैं, तो क्या हुआ? इनकम सब में डिवाइड हो गई। कम इनकम है लेकिन लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, डिसगाइज्ड मतलब छुपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट। कहने को तो वो क्या कर रहे हैं? खेती बाड़ी कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली अनएम्प्लॉयड है, ज़रूरत नहीं है उनकी वहाँ पे। ठीक है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। फिर नेक्स्ट आ गया कि हाउ टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। अब करें तो कैसे करें? सबसे पहले तो जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, यहाँ से जो लोग हैं वो डायरेक्टली सर्विसेज सेक्टर में कैसे एब्जॉर्ब होंगे? यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज चाहिए हमें, यहाँ पे लोग इतने स्किल्ड नहीं हैं, तो यहाँ से यहाँ एब्जॉर्प्शन कैसे होगी? नहीं हो सकती, बहुत कम होगी। तो मतलब क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को और डेवलप करो। ठीक है, जो किसान यहाँ पे काम कर रहा है वो इंडस्ट्रीज में तो काम कर सकता है ना, हार्डवर्क वो यहाँ पे भी कर रहा है, हार्डवर्क वो यहाँ पे भी कर सकता है, एब्जॉर्ब हो सकता है, तो इंडस्ट्रीज को और डेवलप करो, राइट। नेक्स्ट आ जाता है कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो प्राइमरी सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर में अब जब यहाँ पे अगर हम इनकम ही और इंक्रीज कर दें, इनकी ज़्यादा अच्छे सीड्स आ जाएं, ज़्यादा अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी आ जाए, ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, तो उतने ही लोगों को ज़्यादा इनकम आएगी। ठीक है ना, वो करो। फिर प्रमोट टूरिज्म। टूरिज्म भी एक ये बहुत ही ये लॉन्ग टर्म है, धीरे धीरे करना करेंगे तो तब जाके हमारे पास रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो टूरिज्म प्रमोट करो। एक शॉर्ट टर्म गोल जो 2005 में स्टार्ट हुआ था, ये प्लान स्टार्ट हुआ था जिसको हम नरेगा बोलते हैं। क्या है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसमें क्या है कि आपको जो आप सपोज बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं, उनको 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट मिलती है, उनको
काम करना पड़ता है, एंड दिस इज अनस्किल्ड लेबर। अगर आपको पूछ लिया जाता है कि स्किल्ड है या अनस्किल्ड है, इट इज़ अनस्किल्ड, कोई एक्सपर्टीज़ नहीं चाहिए, ठीक है। सिर्फ उन्होंने क्या करना है, कंस्ट्रक्शन से कोई बिल्डिंग चल रही है तो सीमेंट मिक्स करना है, वो करना है, ब्रिकलेइंग करनी है, ऑल दैट स्टफ, ठीक है। एंड इन केस आपको 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा बाय गवर्नमेंट, ठीक है। तो दिस इज़ वन शॉर्ट टर्म टेक्निक, राइट, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। फिर हम बात करते हैं और जो अंदर और सेक्टर्स हैं, कौन कौन से सेक्टर्स हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं और अनऑर्गेनाइज्ड हैं। क्या होता है बेसिकली, जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है ये गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड होते हैं, और ये जो अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं ये गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। ये हो गए जैसे स्मॉल बिजनेसेस हो गए हमारे, ठीक है, और ये हो गए जैसे कि स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, मोची हो गया, ये सारे अनऑर्गेनाइज्ड हो गए, ठीक है। नेक्स्ट, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर फॉलोड। इसमें प्रॉपर टर्म्स कि हाँ इतने घंटे आपने काम करना है, ये आपकी सैलरी होगी, सब कुछ फिक्स्ड, और इसमें कुछ नहीं है, आज नौकरी है कल नहीं है, ठीक है। इसमें फैक्ट्रीज एक्ट एंड मिनिमम वेज एक्ट, ठीक है, फैक्ट्रीज एक्ट की हाँ वर्किंग कंडीशंस कितनी होनी चाहिए, ठीक है, और सैलरी वगैरह मिनिमम वेज एक्ट की, इससे कम आप वेज नहीं दे सकते, इससे ज़्यादा ही दे सकते हो, इससे कम नहीं, वो स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, तो ये ऑर्गेनाइज्ड में आ गया। जबकि इसमें ऐसा कोई एक्ट नहीं है। अगर आप किसी की सपोज साइकिल पंक्चर लगाने वाली है, कुछ ऐसी दुकान है, वहाँ पे आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ गारंटीड नहीं है ऐसा, ठीक है। फिर बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या है, आपको जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, रिटायरमेंट जब तक आपकी नहीं होती है आपकी जॉब है वहाँ पे, ठीक है। आपको और क्या है, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, 9 to 5 आपने काम करना है, उससे ज़्यादा आपसे अगर काम करवाया जाता है तो वो नहीं अलाउड है, अगर है भी तो आपको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेगा, जैसे कि इलेक्शन ड्यूटी लग जाती है उसके लिए आपको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है, ठीक है। और क्या होता है, पेड लीव्स, अगर आप छुट्टी लेते भी हैं तो आपको सैलरी मिलती रहेगी, राइट, कुछ अमाउंट, कुछ देर तक। इसमें कोई ऐसे बेनिफिट्स नहीं है। इसमें अगर आप छुट्टी मार लेते हो, सपोज 30 दिन में से आप 10 दिन की छुट्टी मार ली तो 10 दिन की सैलरी आपकी कट सकती है, ठीक है। तो इवन जो हमारे घर में काम करती हैं, मेड्स अगर काम करती हैं तो वो भी अनऑर्गेनाइज्ड में ही आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसके एग्जाम्पल्स क्या है, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, ठीक है। इसमें है एग्जाम्पल प्राइवेट बिजनेसेस, शॉप्स, वेंडर्स, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर प्राइवेट से पता चल रहा है कि गवर्नमेंट के साथ रिलेटेड नहीं है, पब्लिक गवर्नमेंट के साथ रिलेटेड है। तो ये जो रन होती हैं फर्म्स, ये गवर्नमेंट रन करती है, इट इज़ कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट, वेयर एज दिस इज कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स, ठीक है। फिर इसका एग्जाम्पल रिलायंस प्राइवेट है, ठीक है, और इसका ले लो जैसे कि ये हमारे BSNL हो गया, हमारी रेलवेज हो गए, ठीक है, इवन अभी तो डिफेंस भी है, ठीक है। फिर आ गया जी हमारा एम क्या है, पब्लिक वेलफेयर, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है, पब्लिक वेलफेयर, हमने फैसिलिटीज़ देनी है, राइट। फिर ये इसका एम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब रिलायंस जियो के सिम आप लेते हैं, अगर उन्होंने फ्री में आपको दे भी दिया है तो अब क्या है, कुछ टाइम बाद हो गया ना आपका ये पेड हो गया ना कि इतना पे करो, और फिर से तो क्या है, तो प्रॉफिट की एक टेक्निक थी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जियो सिम बेच दो, जब सबके पास पहुंच गए उसके बाद सबकी ज़रूरत बन गई, फिर उसके बाद पैसे तो देने हैं लोगों ने। दिस इज़ व्हाट हैपेंड, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ओके। फिर प्रोवाइड्स बेसिक फैसिलिटीज़, हेल्थ एंड एजुकेशन, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू, पब्लिक वेलफेयर का काम, ठीक है। इसमें क्या है, प्रोवाइड्स कंज्यूमर गुड्स, जो आपके लेज के या सिम हैं आपके, ठीक है, शैम्पू है, वो सब, फाइन। नेक्स्ट आ गया जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे दिए, ऑल राइट। सो हमने ऑल इन ऑल देखा कि हमारे इंडियन इकोनॉमी में सेक्टर्स कौन कौन से हैं, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। टर्शरी को थोड़ा सा डिटेल में देखा हमने कि क्यों इतना ज़्यादा ग्रो हुआ, और कुछ ड्रॉबैक्स देखे हमने क्या है, राइट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखी, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, पब्लिक, प्राइवेट, राइट। एंड अगर आपको डिफ्रेंसिएशन पूछ लिया जाता है कि पब्लिक और प्राइवेट में बताइए, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड में बताइए, तो इट वुड बी बेटर अगर आप ऐसी टेबल फॉर्म में दे दें, थोड़ा सा सेंटेंसेस को ज़्यादा इलेबोरेट कर दो, एंड यू विल गेट परफेक्ट मार्क्स, गुड मार्क्स। एंड जहाँ भी हो सके डायग्राम्स प्लीज़ ऐड करो, फ्लो चार्ट्स ज़रूर ऐड करो, एंड जितना नेचुरल आप एनवायरनमेंट से अपने आसपास की जो जनरल एग्जाम्पल्स अगर आप दे सकते हैं ना, उसकी जैसे तो कोई बात ही नहीं है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।